Welcome to VLearn. This is in continuation to previous session. This is part 2. In this session we will cover various types of ratios. सबसे पहले हम बात करते हैं liquidity ratios की. Liquidity ratios that means liquidity क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं liquidity की. इसका meaning क्या है. Liquidity means कि firm अपनी current liabilities को कितना जल्दी pay कर पा रही है. मीन्स फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज. सो जो हमारी लिक्विडिटी रेशियोज हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. दीज रेशियोज आर यूज्ड टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये फर्म की एबिलिटी इंडिकेट करती है कि वो अपने करंट रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रही है. राइट. So liquidity ratio include current ratio, quick ratio and net working capital ratio. Liquidity ratio में सबसे पहले हम current ratio की बात करते हैं, जो कि current ratio जो कि explain करती है relationship between current assets and current liabilities को. And the formula for current ratio is current assets upon current liabilities. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के टाइम में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और करंट लायबिलिटीज ये वो लायबिलिटीज होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है. करंट एसेट्स में हम इंक्लूड करते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, देन प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये कुछ हमारे करंट एसेट्स हैं जो कि हम इसमें इंक्लूड करते हैं. उसके बाद बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज की, जिनके अंदर लायबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म टू पे फॉर शॉर्ट टर्म, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है या बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ये चीजें हैं जो कि हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. तो इसके लिए जो करंट रेशियो के लिए जो आइडियल रेशियो बताई गई है वो बताई गई है 2:1. राइट. दैट मीन्स कि फर्म की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो एटलीस्ट ट्वाइस होने चाहिए, करंट एसेट जो है वो ट्वाइस होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज के, तभी एक फर्म जो है वो एक आइडियल पोजीशन में मानी जाती है. फॉर एग्जांपल कि फर्म के जो करंट एसेट्स हैं वो 2 लाख हैं और करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, तो इस करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे 2 लाख अपॉन में 1 लाख. दिस इज 2:1. नेक्स्ट इज क्विक रेशियो. क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं. तो क्विक रेशियो जो कि इंडिकेट करती है वेदर द फर्म इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज विद इन ए मंथ और इमीडिएटली. तो इसके अंदर क्विक रेशियो के अंदर क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए वी डिवाइड लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज. लिक्विड एसेट्स मीन्स जो कि एसेट्स कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं वेरी शॉर्टली. राइट. सो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज क्विक एसेट्स. और वी कैन से कि यहाँ पर जो क्विक एसेट्स है वो कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और करंट लायबिलिटीज सेम रहेंगी. नेक्स्ट इज, इसके लिए जो आइडियल रेशियो है वो है 1:1. नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल में हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल अपॉन करंट एसेट्स. दैट मीन्स कि नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट एसेट्स. दैट विल बी नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो. नाउ सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले है बेसिकली ये फर्म की एफिशिएंसी को जज करती है. राइट. इन ऑर्डर टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड. तो इसके अंदर हम लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को सबसे पहले. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है that is gross profit upon sales into 100. Right. So gross profit is what?
जो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया, हम सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, ये सब एक्सपेंसेस हम डिडक्ट करते हैं और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एंड हेयर वी सी कि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके जो नेट सेल्स आएंगी वो होगी सेल्स इंटू 100, बिकॉज जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो सभी हमारी परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट की जाती है, तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है उसको हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। जो फॉर्मूला होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो जो है ये रिलेशनशिप बताती है नेट प्रॉफिट का सेल्स के साथ, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। देन इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग नेट दिस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। दैट मीन्स ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और वी कैन से ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इनटू 100। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो दिस बेसिकली ये जो रेशियो है ये मेजर करती है एंटरप्राइज की कॉस्ट को इन प्रोपोर्शन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू इट्स सेल। दैट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में सेल्स, नेट सेल्स इनटू 100। तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया इससे पहले वाली रेशियो में, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस बैड डेट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सभी होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। नाउ इज टर्नओवर रेशियोज। अब देखिए टर्नओवर रेशियोज क्या हैं। टर्नओवर रेशियोज में हम देखते हैं सबसे पहले जो रेशियो है वो है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बेसिकली जो ये रेशियो है ये बताती है हमें, इससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि कंपनी ने अपने रिसोर्सेज जो है वो कितनी अच्छी तरीके से रिड्यूस कर रही है वो। सो दीज रेशियोज आर टर्नओवर रेशियोज एज दे इंडिकेट द रैपिडिटी with which the resources available to the concern are being used to produce sale। सेल को एफिशिएंट बनाने के लिए वो अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज़ कर रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर रेशियोज की हेल्प से। तो इसके अंदर हम बात करते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो इज सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। सेल्स को जब हम एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दैट मीन्स कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो सेल्स में कैसे कितनी जल्दी कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमने पहले पिछले वाली रेशियो में देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, एंड एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, opening stock plus closing stock divided by 2, that is average inventories. Next है creditors turnover ratio. Creditors turnover ratio is purchases divided by average creditors. तो यहाँ पे जो average creditors है वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, opening plus closing creditors divided by 2, दैट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और इसमें जो परचेजेस ली जाएगी वो क्रेडिट परचेज ली जाएगी। देन है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। दैट मीन्स डेटर टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। इसके बाद बात करते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड की। एवरेज पेमेंट पीरियड इज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल अपॉन में क्रेडिट परचेज पर डे।
दैट मीन्स कि जो ये रेशियो है ये इंडिकेट करती है द पीरियड विच इज नॉर्मली टेकन बाय द फर्म टू मेक पेमेंट, वो कितना टाइम लेती है अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। तो ये चीज हम देखते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड में। नेक्स्ट सी व्हाट आर द सॉल्वेंसी रेशियोज। अब देखिए सॉल्वेंसी रेशियोज में जो कि फर्म की सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करती है, इसके अंदर हम लेते हैं डेट इक्विटी रेशियो को सबसे पहले, जो कि अभी हमने बात की लिक्विडिटी रेशियोज की, जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती है, और जो ये हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज हैं ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताती हैं, और इनको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या लीवरेज रेशियोज भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं या डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ये अपना जो एनालिसिस करते हैं वो इन्हीं रेशियोज के बेस पे करते हैं कि वो फर्म के साथ किस टाइप के रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। इसमें जो सॉल्वेंसी रेशियोज में आता है वो आता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में हम करते हैं लॉन्ग टर्म डेट अपॉन में ओनर्स इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स में दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो कि 1 साल के बाद मेच्योर होती हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड जो शेयर होल्डर्स फंड है और ओनर्स इक्विटी है, इसमें हम लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये कुछ चीज़ें जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें हम लेते हैं इसके अंदर ओनर्स इक्विटी। सेकंड जो रेशियो है वो है इसी में ही टोटल डेट इक्विटी रेशियो, और वी कैन से डेट टू टोटल फंड्स रेशियो। This ratio is a variation of debt equity ratio and it gives the same indication as the debt equity ratio. तो इसके अंदर जो हम कैलकुलेट करते हैं that is total debt upon owners equity, right? तो इक्विटी जो हमारी ओनर्स इक्विटी है इसमें हम इक्विटी प्लस डेट दोनों ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आती है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है इसमें ये बताती है कि टोटल एसेट्स का प्रोपोर्शन जो है वो ओनर्स के फंड के साथ कितना प्रोपोर्शन है, राइट? तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो जितनी ज़्यादा प्रोप्राइटरी रेशियो हाई होती है उतना ही ये साउंड फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करती है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? नेक्स्ट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है ये बेसिकली इट establishes द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। दैट मीन्स इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं इक्विटी कैपिटल इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस अपॉन फिक्स्ड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज। दैट मीन्स कि जो सिक्योरिटीज जिनके ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, जैसे कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके ऊपर फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, और इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट किसके ऊपर दिया जाता है, डिबेंचर्स के ऊपर, तो उन सिक्योरिटीज को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। देन इज द फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन में प्रोप्राइटर्स फंड। नाउ सी this is construction of financial statement from ratios. That means कि अगर हमें financial statement बनानी है और ratios दी हुई हैं तो हम कैसे create करेंगे। For example, one incomplete balance sheet is given and with the help of information we complete, right? तो इसको हमें complete करना है बैलेंस शीट को, जिसके अंदर liabilities में equity हमें दी हुई है 3 लाख की, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है 3 लाख, क्रेडिटर्स आर नॉट गिवन, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट गिवन, इन्वेंटरीज आर नॉट गिवन, डेटर्स एंड कैश दीज आर नॉट गिवन। Yes, some information is given to us, that is total debt is 2/3 of net worth, total sales जो है to total assets वो है 1.8, 30 days का sales these are in the form of debtors, turnover of inventories is 5, cost of goods sold in a year is that is 9 lakh, it's 9 lakh, there is a mistake, that is 9 lakh 999, but it's
complete 9 lakh and acid test ratio is 1:1. तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें नेट वर्थ जो होती है वो होती है इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये दोनों ही हमें बैलेंस शीट में गिवन है। यहाँ पर हमें इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे नेटवर्थ जो कि 6 लाख आएगी। और हमें बताया गया है कि जो टोटल डेट है वो है 2/3 ऑफ नेटवर्थ। तो टोटल डेट हो जाएगा 6 लाख इंटू 2/3 दैट इज 4 लाख। अब बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो क्रेडिटर्स हैं यही डेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या हो गए हमारे, क्रेडिटर्स विल बी 4 लाख जो कि अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। टोटल डेट 4 लाख, हमारे पास क्रेडिटर्स आ गए 4 लाख। तो टोटल जो लायबिलिटी साइड है वो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 लाख, 3 लाख और 4 लाख, ये हो जाएगी हमारी 10 लाख, राइट। अब हमें दिया हुआ है कि जो टोटल सेल्स टू टोटल एसेट है वो है 1.8। दैट मीन्स कि अगर हम टोटल सेल्स कैलकुलेट करें तो वो होगा टोटल एसेट्स को 1.8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल एसेट्स हैं हमारे दैट इज 10 लाख जो कि अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए। दैट मीन्स टोटल लायबिलिटीज 10 लाख है, हेंस हमारे जो टोटल एसेट्स हैं विल ऑल्सो बी 10 लाख। तो 10 लाख को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स आ जाएगी 18 लाख की। और हमारे को कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 30 डेज का। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेटर्स। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, दैट इज 360 डेज अपॉन में डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो कि हमें 30 डेज की गिवन है। और यहाँ से 360 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, राइट। सो डेटर टर्नओवर रेशियो इज 12। और इस तरीके से हम डेटर ये कैलकुलेट कर सकते हैं डेटर्स, राइट। तो वो करेंगे हम 18 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो वो जाएंगे हमारे डेटर्स 1,50,000। अब अगर हम बात करें टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। दैट मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें मालूम है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5 गिवन है हमें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 9 लाख इंस्टेड ऑफ 9,999 इट्स 9 लाख। 9 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इन्वेंट्री आ जाएगी। उसके बाद एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू 1 रहती है ये। तो लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे 4 लाख इंटू 1 दैट इज 4 लाख। और जैसे कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है हमें डेटर्स, लिक्विड एसेट्स क्या होंगे हमारे, डेटर्स प्लस कैश, ठीक है। तो डेटर्स हमारे को कैश गिवन नहीं है, लिक्विड एसेट्स 4 लाख आए, उसमें से 1,50,000 के डेटर्स माइनस किए तो 2,50,000 का हमारे पास कैश आया। इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स जो होंगे दैट विल बी टोटल एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस डेटर्स माइनस कैश। तो ये हमारे पास आएगा टोटल एसेट्स जो थे हमारे कैलकुलेट किए थे हमने 10 लाख के, उसमें से 10 लाख में से हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री जो कि हमने कैलकुलेट की 1,80,000 की वो माइनस करेंगे, 1,50,000 के डेटर्स माइनस करेंगे और कैश जो कि अभी कैलकुलेट किया 2,50,000 वो माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 4,20,000 के फिक्स एसेट्स। तो यहाँ से हमारे पास सभी अमाउंट आ गए। नाउ वी कैन पुट इट इन आवर बैलेंस शीट। ये दो चीज़ हमें गिवन थी, क्रेडिटर्स हमने कैलकुलेट किए 4 लाख के, फिक्स एसेट्स कैलकुलेट किए 4,20,000 के, इन्वेंट्रीज हमने कैलकुलेट की 1,80,000, डेटर्स 1,50,000 और कैश 2,50,000। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों ही साइड मैच करेगी और ये दोनों ही साइड 10 लाख और 10 लाख आएगी। दैट मीन्स कि वी कैन कंस्ट्रक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम रेशियोज। So this is the end of the session. At the end there is one exercise. It contains 2 questions. One is explain the concept of ratio analysis with its uses and limitations, and second is discuss solvency ratio. Thank you.